कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस शहर से होती है, जहां हर कोई अपनी दिनचर्या के काम में जुटे हुए है। इन्हीं में से एक है माइक रोर्क नाम के ये जनाब, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर है और अपनी बेटी केली के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। माइक का अपनी वाइफ से हाल ही में डिवोर्स हुआ है, लेकिन केली इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। आज माइक और केली का वेकेशन पर जाने का प्लान था, लेकिन रवाना होने से पहले माइक को खबर मिली कि शहर में छोटा लेकिन काफी पावरफुल अर्थक्वेक आया है। भूकंप इतना तेज था कि हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर कोल्डर को मरीज का स्ट्रेचर तक पकड़ना पड़ा, क्योंकि ये हिलने से मरीज गिरने तक की नौबत आ गई। ये देख माइक ने तुरंत वेकेशन का प्लान डंप किया और केली को बेबी सिटर के साथ छोड़कर काम पर जाने लगा। ऑफिस पहुंचने के बाद माइक का कलीग एमिट उससे कहता है कि भूकंप मामूली था, कुछ खास इमरजेंसी भी नहीं है, तुम्हें अपने वेकेशन पर चले जाना चाहिए। लेकिन माइक उसे इग्नोर करते हुए पड़ताल करने में जुट जाता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि भूकंप के चलते शहर में पानी सप्लाई देने वाला मेन पाइप फट गया है और गैस सप्लाई भी डिस्टर्ब हुई है। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच कुछ वर्कर्स सबवे एक्सटेंशन बनाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ भूकंप की तीव्रता पर सट्टा भी लगा रहे हैं। ये लोग आगे कुछ करते इससे पहले उन्हें एक जोरदार आवाज आती है और एक टनल से पीली सी अजीब गैस निकलना शुरू हो जाती है। सब लोग टनल की तरफ भागे और इसमें फंसे एक वर्कर को बचाते हैं। टनल में फंसे आदमी का आधा शरीर जल चुका था। एक्सप्लोजन की खबर सुनते ही माइक मौके पर पहुंचता है। यहां उसे पता चलता है कि टनल में मौजूद कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आसपास के लोगों का मानना था कि ये सब टनल से निकली भाप यानी स्टीम की वजह से हुआ है, लेकिन ये बात माइक के गले नहीं उतर रही थी। ऐसे में माइक ने इस टनल में चलने वाली सभी ट्रेन्स को बंद कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑल्बर ने माइक की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ट्रेन्स को इससे खतरा नहीं है। और तो और ऑल्बर ने कंस्ट्रक्शन रोकने तक से मना कर दिया। इसी बीच जली हुई बॉडीज को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर कोल्डर को इनके बर्न्स से अजीब सी गंध महसूस होती है। इधर साइट पर एमिट माइक को समझाता है कि गैस लीकेज में हमारा कोई रोल नहीं है, तुम चले जाओ अपने वेकेशन पर। माइक अपने साथी गेटर के साथ सुरंग में उतर जाता है। कुछ देर पड़ताल करने के बाद उन्हें महसूस होता है कि हवा धीरे धीरे गर्म हो रही है और आगे धुआं भी बढ़ रहा है, जिसके चलते दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। टनल के पास जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती तो पूरी टनल हिल रही थी। टनल हिलने के दौरान उन्हें कुछ जले हुए चूहे दिखाई दिए। दोनों कुछ सोचते इससे पहले उनके हैंड ग्लव्स पिघलना शुरू हो गए और टनल में गर्मा गर्म गैस आने लग गई। दोनों जलने से बाल बाल बचे और टनल से बाहर चले आए। माइक ने एमिट से कहा कि पार्क को तुरंत बंद करवाओ। कुछ देर बाद ऑल्बर एमी नाम की एक जियोलॉजिस्ट को लेकर आता है, जो बताती है कि शहर की जियोलॉजिकल स्थिति काफी अनस्टेबल है, आप लोगों को और ज्यादा टनल्स नहीं बनानी चाहिए। माइक एमी को लेकर साइट पर जाता है, जहां एमी ने कुछ मशीन्स की मदद से पता किया कि शहर के नीचे एक वोल्केनो बनने की तैयारी कर रहा है और इसका लावा शहर के ठीक नीचे ही बह रहा है। इसी बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पार्क के बीच लगा एक स्टैच्यू धीरे धीरे जमीन में समा गया है। उसी शाम एमी अपनी असिस्टेंट रेचल के साथ कुछ और पुख्ता एविडेंस जुटाने घटना स्थल पर पहुंची और टनल में उतर गई। यहां उन्होंने टनल में मौजूद बड़े बड़े क्रैक्स देखे, जिनमें से गैसेस निकली थी। दोनों अपनी जरूरत के सैंपल्स ले ही रही थी कि तभी शहर में एक भयानक भूकंप आता है, जो पहले वाले से कई गुना ज्यादा मजबूत था, जिस वजह से शहर की बिजली काट दी जाती है। माइक बिस्तर से हड़बड़ाता हुआ उठता है और केली को लेकर सुरक्षित जगह पर जाता है। दूसरी तरफ एक ट्रेन रोकने की लाख कोशिश के बाद भी ये मलबे तले दब गई और अनेकों लोगों की जान चली गई। इधर टनल में भी एक बड़ा सा क्रैक आ गया और इसके कॉर्नर पर लटकी हुई रेचल जान बचाने में जुटी हुई थी। एमी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन टनल का टेम्परेचर हर सेकंड में भयानक रूप से बढ़ रहा था, जिसके चलते रेचल इसके अंदर गिर गई और जलकर खाक हो गई। इसके बाद जब एमी टनल से बाहर निकली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर पार्क में लगे एक फाउंटेन का पानी उबल रहा था। वहीं माइक केली को लेकर ऑफिस की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि सभी मैनहोल्स में से भाप निकलनी शुरू हो गई।
माइक गाड़ी रोककर ये ठीक होने का इंतजार करने लगा। अब ये भाप तो बंद नहीं हुई, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठना शुरू हो गया और इसमें से लावा के जलते हुए पत्थर निकलने शुरू हो गए। ये लावा बॉम्ब्स जहां गिरे वहां खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ और आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच गई और लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। इधर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग टनल में फंसे ट्रेन पैसेंजर्स का रेस्क्यू प्लान कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रैफिक में फंसी डॉक्टर कोल्डर देखती है कि कैसे एक लावा बॉम्ब ने फायर ट्रक को तबाह कर दिया। माइक अपने आसपास मौजूद लोगों को शांति से काम लेने की अपील करता है, लेकिन लोगों ने मौका देखकर दुकानों और घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। एक शख्स तो एमी के इक्विपमेंट्स तक चुरा ले गया। अब माइक ऑफिस के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान रास्ते में उसे डॉक्टर कोल्डर दिखाई दी, जो फायर ट्रक एक्सीडेंट में जख्मी हुए लोगों की मदद कर रही थी। माइक ने तुरंत गाड़ी रोकी और ट्रक में फंसे अन्य लोगों की मदद करने लगा। लेकिन तभी शहर एक बार फिर से हिलने लगा, यानी शहर में एक और भूकंप आया था। बिल्डिंग्स टूटने से कांच की बारिश शुरू हो गई, लेकिन माइक किसी और ही बात से हैरान था। दरअसल उसने अपने सामने एक वोल्केनो फटते हुए देखा और इस बात ने एमी की थ्योरी को पूरी तरह सही साबित कर दिया। शहर में लावा फैलना शुरू हो जाता है। तेजी से आगे बढ़ते लावा ने केली की पैंट में आग भी लगा दी, जिसके चलते केली घबरा गई और माइक को बुलाने लगी। माइक तेजी से दौड़कर उसके पास गया और पेंट से आग बुझाई। अब उनके चारों तरफ लावा ही लावा था। माइक ने सूझबूझ से काम लिया और अपनी कार पर चढ़ते हुए सुरक्षित जगह पर कूद गया। कुछ ही सेकंड बाद लावा ने उसकी कार को निगलकर राख में बदल दिया। इधर एक फायर ट्रक ड्राइवर ट्रक में फंसे अपने साथी को बचाने की कोशिश में लावा की चपेट में आ गया। ये देख माइक ऑल्डर के पास गया और केली को उसके साथ हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसकी लाइफ सिक्योर की जा सके। केली ने माइक को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन माइक ने इस बार भी अपना काम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा और यहीं रुक गया। तभी न्यूज चैनल्स के कुछ हेलीकॉप्टर्स यहां पहुंचे, जिन्होंने सबको बता दिया कि लावा अब शहर के मुख्य रिहायशी इलाकों की तरफ रुख मोड़ रहा है। ये देख सब लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। माइक फायर फाइटर्स के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था कि तभी एमी भी उसकी मदद करने यहां पहुंच जाती है। अब सब लोग मिलकर एक बस को रास्ते पर खड़ी करते हैं ताकि लावा को थोड़ी डायरेक्शन दी जा सके। बस सही जगह खड़ी करने के बाद एमी और माइक एक जख्मी आदमी की मदद करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन तभी एक जलता हुआ पेड़ इनका रास्ता रोक देता है। लेकिन लावा उन तक पहुंचता उससे पहले फायर फाइटर्स ने अपना लैडर आगे कर दिया। एमी और माइक लैडर से लटक गए और जख्मी आदमी को इसके ऊपर सुला दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी लैडर टूट गया। गनीमत यह रही कि एमी और माइक लावा में गिरने की बजाय सुरक्षित जमीन पर गिरे और रेस्क्यूअर्स ने तुरंत उन्हें जिंदा निकाल लिया। अब एमी कहती है कि माइक, अब हमें लावा रोकने की कोशिश छोड़कर शहर खाली करवाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन माइक अब भी अपने प्लान्स पर फोकस जारी रखता है। शहर में पूरी पुलिस फोर्स, फायर वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सब लोग मिलकर लावा की डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लावा अब ट्रेन्स की टनल में भी भरना शुरू हो गया। यहां ऑल्बर अपनी टीम के साथ ट्रेन में मौजूद घायलों को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। ऑल्बर ट्रेन ड्राइवर को ढूंढ रहा था, जो कि जिंदा लेकिन बेहोश होकर एक कोने में पड़ा था। ऑल्बर ने उसे तुरंत उठाया और बचाकर ले जाने लगा, लेकिन तब तक लावा ट्रेन में भरना भी चालू हो चुका था। ऑल्बर के जूते पिघलने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत में जब सभी रास्ते बंद हो गए तो ऑल्बर खुद लावा में कूद गया और ड्राइवर को सुरक्षित जगह पर फेंक दिया। इधर एमी एक बास्केटबॉल जमीन पर रखकर पता लगाती है कि झुकाव किस दिशा में है। अब एमी के अनुसार लावा कुछ ही दूरी पर मौजूद एक फ्यूल स्टेशन की तरफ जाने वाला है, तो दूसरी तरफ रेस्क्यूअर्स कार, बस, ट्रक हर चीज को लावा के किनारे लगाकर कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस कि ये सब चीजें लावा को रोकने में काफी नहीं थी। अब माइक और एमी ने प्लान बनाया कि वो लोग व्हीकल्स की बजाय अब कंक्रीट का एक मजबूत बैरिकेड बनाएंगे। माइक ने सभी वर्कर्स और यहां मौजूद सिविलियंस को मदद के लिए बुलाया और सब लोग आसपास मौजूद मलबा माइक की बताई जगह पर डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैरिकेडिंग का काम पूरा हो गया और पानी से भरे हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए, जिन्होंने भारी मात्रा में लावा पर पानी डाला और लावा की पपड़ी बनना शुरू हो गई। यानी माइक का आइडिया काम कर गया
और लावा बैरिकेड के अंदर आकर थम गया। सब लोग तालियां बजाते हुए अपनी जीत सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, लेकिन एमी को अभी भी कुछ डाउट्स थे जिन्हें क्लियर करने वो टनल में जाती है। यहां एमी ने अपने डिवाइस की मदद से पता लगाया कि जमीन के नीचे अभी भी लावा बह रहा है। एमी के पसीने छूटने लगे क्योंकि उसे एक और वोल्केनो एरप्शन का अंदेशा हो चुका था। वो फौरन माइक के पास गई और बताने लगी कि वो लोग जिस लावा को रोकने की खुशी मना रहे हैं, वो लावा असल में शांत नहीं हुआ, बल्कि इसने जमीन में अपनी दिशा बदल ली है। इस बार जो इरप्शन होगा वो हिरोशिमा न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। माइक ने एमी का भरोसा किया और दोनों टनल के अंतिम छोर पर पहुंचकर इसमें एक कैमरा उतारने लगे, लेकिन कैमरा अंदर जाते ही लावा ने इसे जलाकर खाक कर दिया। माइक ने एमी को जोरदार धक्का दिया और टनल से निकल रही एक आग की लपट से बचाया। अब एमी ने बताया कि लावा की स्पीड देखते हुए मुझे लगता है कि वोल्केनो एरप्शन 30 मिनट के अंदर अंदर होने वाला है। माइक ने तुरंत एमिट को फोन किया और मेडिकल कैंप्स खाली करवाने की बात कही। माइक ने बताया कि हम टनल से लेकर पैसिफिक ओशन तक एक चैनल बनाएंगे और इसी चैनल में बहते हुए लावा पैसिफिक ओशन में चला जाएगा। अब इस प्लान की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सड़क की ढलान पैसिफिक ओशन की बजाय शहर की तरफ थी। ऐसे में उन्होंने एक 22 स्टोरी बिल्डिंग को धराशायी करने का फैसला लिया, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने के बाद लावा और शहर के बीच बैरिकेड का काम करेगी और लावा सीधे समुद्र की ही तरफ जाएगा। प्लान पर काम शुरू करने से पहले माइक ने एमी से अपनी बेटी को ढूंढने और सुरक्षित जगह लेकर आने की बात कही। इधर कई टीम्स बिल्डिंग गिराने के लिए इसमें एक्सप्लोसिव्स फिट करना शुरू करती है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट का समय बचा था। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग अपना काम निपटाते इससे पहले भूकंप शुरू हो गया और मेडिकल कैंप्स के पास वोल्केनो इरप्शन हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई और कई लोग आग से झुलस भी गए। इधर बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव्स फिट कर रहे एक वर्कर का पैर मलबे के नीचे फंस गया। गैटर ने उसकी मदद करने की खूब कोशिश की, लेकिन अफसोस की वो नाकाम रहा। गैटर ने एक बड़ा सैक्रिफाइस करने का फैसला लिया और बगैर टाइम वेस्ट किए बॉम्ब डेटोनेट कर दिया। एक के बाद एक सभी बॉम्ब फटना शुरू हो गए, लेकिन इसी बीच माइक ने देखा कि जहां बिल्डिंग गिरने वाली है वहां केली और एक छोटा बच्चा खड़े हैं। माइक ने बिजली की रफ्तार से दौड़ लगाकर केली और बच्चे को बचा लिया। खुशकिस्मती से माइक का प्लान काम कर गया और लावा समुद्र की तरफ जाने लगा। एमी माइक और केली को ढूंढ ही रही थी कि तभी दोनों बच्चे के साथ मलबे से निकलकर बाहर आते हैं। सब लोग अपनी जान बचने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे और तभी बारिश भी शुरू हो गई, जिसने राख के भूत बने सब लोगों को नहला भी दिया। अंत में एमी माइक से बात करते हुए कहती है कि आज अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद आधा या पूरा शहर तबाह हो सकता था। आपने मुझे बुरे से बुरे हालात में भी हिम्मत और धैर्य से काम लेने की सीख दी है। इसके लिए मैं आपकी दिल से आभारी हूं। माइक फ्री हुआ नहीं कि तभी एमिट उसके लिए एक और इमरजेंसी केस लेकर आता है, लेकिन इस बार माइक कहता है कि माफ करना, लेकिन मुझे अपनी बेटी के साथ वेकेशन पर जाना है। माइक केली को लेकर वेकेशन पर गया और मूवी की हो गई हैप्पी एंडिंग। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम वोल्केनो था, जो कि 1997 में रिलीज हुई और IMDb पर इसे 10 में से 5.5 स्टार्स की रेटिंग मिली। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली और भी जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल की अन्य वीडियोस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।